चलिए स्टूडेंट्स, देखिए कल मैंने आपको बताया था ये वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना। अच्छा, इसी में थोड़ी सी बात और करनी थी। क्या मैंने आपको बताया था, ध्यान से चेक करो अगर आपको इसका कंक्लूजन याद हो। मैंने कहा था कि बाकी हम कल इसके विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करिए जरा। यहाँ मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका मॉडुलस ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस होता है, याद है। मॉडुलस ऑफ डी जो है कभी भी डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकता है, ये बात मैंने आपको बताई थी। और मैंने कहा, क्या कहा था इस इक्वेशन में, बोथ साइड आप किससे डिवाइड लगा दो, डी से। डी से अगर आप लेफ्ट में डिवाइड लगाओगे, डी से राइट में डिवाइड लगाओगे, तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ डी डिवाइडेड बाई डी इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा, डी से डी ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है और डिस्टेंस का जो, समझ रहे हो ना, रेशियो, किसका किसका रेशियो याद होगा आपको, रेशियो ऑफ, ऊपर क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेशियो ऑफ, जो ऊपर लिखा है उसको पहले बोलेंगे, यानी कि रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू का मतलब ये वाली जो डिवाइड का साइन लगा है ना, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का रेशियो किसके साथ लिया गया है, डिस्टेंस के साथ। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। कल मैंने आपको यही बताया था, ठीक। अब ध्यान दो, कल मैंने आपको बताया था अगर इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, याद है स्टूडेंट्स, डी अपॉन, यानी कि डिस्टेंस अपॉन मॉडुलस ऑफ डी अगर हम कर देंगे, ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू की जगह क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक। ओके, यानी कि अगर ऐसा आ जाए एग्जाम में, रेशियो पूछ ले, अभी उसने किसका किसके साथ रेशियो पूछा था, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का रेशियो डिस्टेंस के साथ पूछा था। अगर वो रेशियो पूछे किसका, डिस्टेंस का रेशियो पूछे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पे टिक लगाना है, यानी कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस का रेशियो किसके साथ ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब बच्चों इसको थोड़ा सा समझना भी होगा, हमें दोनों स्टेटमेंट को थोड़ा समझना होगा, ठीक। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है इसको थोड़ा सा समझिए। ये देखिए बच्चों, इसके केसेस देखो, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, मैंने कहा था इस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट ए से बी पर जा रहा है, मान लो 5 मीटर, ठीक, तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ए से स्टार्ट करके बी पे स्टॉप कर रहा है, तो याद करो आंसर क्या आएगा, ध्यान से चेक करो। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यानी कि वेक्टर डी का जो मॉडुलस है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 मीटर, है ना, 5 मीटर का मैग्नीट्यूड है, और डिस्टेंस भी कितना है, 5 मीटर, अगर वो ए से बी जा रहा है, ठीक। तो 5/5 करोगे, 5/5 का मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसका रेशियो लेंगे किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसका रेशियो लेंगे डिस्टेंस के साथ, तो कितना आ जाएगा, 5/5, जो कि आ गया किसके इक्वल, 1 के इक्वल, 5 से 5 कट जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का रेशियो डिस्टेंस के साथ 1 भी हो सकता है, इसलिए यहाँ इक्वल टू 1 भी लगा। और लेस देन क्यों लगा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि क्या पता ऑब्जेक्ट ए से बी गया और बी से वापस कहाँ आ गया हो, सी पर। मान लीजिए ए से पहले बी गया और बी से सी पर आ गया, यहां पर आ गया बी से सी पर, और बी और सी के बीच की दूरी मान लो 2 मीटर, ठीक। तो ए से पहले बी गया और बी से वापस अगर सी पर आ गया, ठीक, तो ए हो गया तुम्हारा क्या, इनिशियल पॉइंट, और सी हो गया तुम्हारा क्या, फाइनल पॉइंट। तो इस केस में आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है, ध्यान दीजिए जरा, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का रेशियो का डिस्टेंस के साथ निकालोगे तो कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना है इस बार, साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है, ए से सी कितना हो जाएगा, टोटल 5 था, 5 में से 2 माइनस करेंगे, इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, शॉर्टर डिस्टेंस 3 मीटर, है ना। तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 3 मीटर और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है इस बार, ध्यान से चेक करो, यहां से यहां गया और फिर यहां आया, तो डिस्टेंस कितना होगा बेटा,
ए से बी हो गया 5 और 5 से, समझ रहे हो ना, ए से बी हो गया 5 और बी से सी, 5 + 2 7 हो गया, तो 3/7। अब बताओ 3/7 कितना होता है, कैलकुलेटर देख लो, 3 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 से लेस देन आएगा। हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारा न्यूमरेटर छोटा हो गया और डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, ध्यान से सुन लो, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है तो आंसर लेस देन 1 आएगा, 1 से छोटा आएगा, पक्का चेक कर लो, दिखा देता हूं मैं आपको। 3 को अगर डिवाइड करोगे किससे, 3 डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो 0.42 आ रहा है, जो कि 1 से छोटा है। ठीक, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, याद रखिएगा, अगर न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा है तो लेस देन 1 आएगा। ठीक, तो बस फर्स्ट वाला केस यही था क्या, कि डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का रेशियो डिस्टेंस के साथ लोगे तो लेस देन और इक्वल टू 1 आ सकता है। और इसी का अगर रेसिप्रोकल कर देते तब क्या हो जाता, सोचो, ये देखो रेसिप्रोकल कर देते, मतलब अब ये वाला केस फिर से देखो, जब ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा था, तो यहां पे देखिए, अगर मैं क्या निकालूंगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का रेशियो, जब ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा था तो 5 मीटर डिस्टेंस हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी 5, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी 5, तो 1 आ जाएगा, इसलिए यहां पर भी क्या लगा है, इक्वल का साइन लगा है। और डिस्टेंस का रेशियो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के साथ अगर लोगे, कौन से केस में, जब ए से बी गया और बी से सी आ गया, तो ध्यान दो, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का रेशियो अगर लोगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान से चेक करिए, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 गया और 2 आया, 5 + 2 7, 7 अपॉन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ए से सी के बीच का शॉर्टर डिस्टेंस 3, 7/3। अब क्या कहानी चल रही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, चेक कर लीजिए, और न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आता है हमेशा, चेक कर लो भाई, 3 2 तो 6 होता है, 7/3 क्या होगा, 1 से पक्का बड़ा होगा, याद रख लेना। बस सिंपल आपको देखना है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से बड़ा है तो ग्रेटर देन 1 आएगा रेशियो, चेक कर लो, 7/3 कितना आ रहा है, 2.33, मतलब विच इज ग्रेटर देन 1। अब आपको समझ में आया कि मैंने सेकंड केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो लिया है तो ऐसा क्यों लिखा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि इस केस में जो न्यूमरेटर होता है वो या तो डिनोमिनेटर के इक्वल होगा, न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर के इक्वल होगा, या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, तो या तो आंसर 1 आएगा या तो ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक, और ये वाले केस में जब आप डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का रेशियो लोगे डिस्टेंस के साथ, तब क्या होगा, या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाएगा, 5/5, यानी कि ए से बी पे जाएगा, स्टॉप कर देगा ऑब्जेक्ट। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जब डिस्टेंस के इक्वल होगा तो रेशियो 1 के इक्वल आएगा, और कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो ए से बी जाकर वापस सी पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा और डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि आंसर लेस देन 1 आएगा। तो अब आपको याद रहेगा, एक तो ये बात याद रखनी, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया, किसका रेशियो किसके साथ, अगर डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का रेशियो डिस्टेंस के साथ तो लेस देन और इक्वल टू 1, और डिस्टेंस का रेशियो अगर किसके साथ पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के साथ, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये मैंने आपको बोला था कल डिटेल में बताने के लिए, तो मैंने एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दिया। ठीक, अब सुनो, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको पढ़ना है क्या, यहां पर देखिए जरा, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक, अब ध्यान दो, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक में टेबल को देख सकते हैं कि एक्टिविटी हमसे करवाई गई है। ये वाली एक्टिविटी देखिए, कह रहा है कि द डेटा रिगार्डिंग द मोशन ऑफ टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर गिवन इन द टेबल, बुक सामने रखिएगा, है ना, ये देखिए एक टेबल दिया हुआ है 8.1। ठीक, तो इस टेबल को हम देखते हैं और इसमें चर्चा करते हैं हम कि क्या बातें हमसे करी गई हैं। ठीक है ना, अब इस टेबल को थोड़ा सा पढ़िए, क्या कहता है इस टेबल में, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है ये टाइम दिया हुआ है आपको, ठीक, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ए इन मीटर, मतलब ये डिस्टेंस मीटर, कोई ए नाम का ऑब्जेक्ट है जो मीटर में डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 10 मीटर, 20 मीटर, ठीक है, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर, ये। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बी इन, एक ए नाम का ऑब्जेक्ट है, एक बी नाम का ऑब्जेक्ट है, दोनों मीटर्स में डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और यहाँ टाइम लिखा हुआ है। अब आप ध्यान से चेक करो बच्चों, थोड़ा सा पहले इस टेबल को पढ़ना सीखिए, क्या लिखा हुआ है, देखो 9:30 AM, ठीक, 9:30 बजे जो ऑब्जेक्ट ए है वो कहां पर है, उसकी डिस्टेंस क्या है, 10 मीटर है, लेकिन ऑब्जेक्ट बी की डिस्टेंस कितनी है, 12 मीटर है। ठीक, ओके, अच्छा ये डिस्टेंस कहां से नापोगे, तो जवाब है हमारे सिलेबस में मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, यानी कि मोशन स्ट्रेट लाइन में हम मान के चलेंगे, और सुनिए ध्यान से, और एक रेफरेंस पॉइंट लेके चलेंगे, मतलब मैं आपको चलिए साथ साथ दिखा भी देता हूं। ठीक, यहां पर जो है एक काम कर लें, 10, ओके चलो 10 का गैप ले लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक, ये देखिए, ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, सपोज रेफरेंस पॉइंट को मैं कैपिटल ओ से दिखा रहा हूं। ठीक,
कैपिटल ओ क्या है आपका? रेफरेंस पॉइंट है। अब सपोज मैं अपने घर से डिस्टेंस को मेजर कर रहा हूं, यहाँ किसी का घर है रेफरेंस पॉइंट पे, है ना। ऑब्जेक्ट ए और बी ने दोनों ने 9:30 बजे स्टार्ट किया, और यहां पर मैं एक काम करता हूँ, 10-10 का गैप रखता हूँ, समझना जरा। 10-10 का मैं यहाँ पर गैप रखता हूँ, ठीक, समझ जाना। ठीक, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो 10, 10, 20, 10, 30, ठीक। देखो 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, है ना, और ये हो गया 50, सही है, ये हो गया 60 और ये हो गया 70। थोड़ा देखिएगा चल क्या रहा है यहाँ पर, बहुत ध्यान से पहले देख लेना सब कुछ क्या चल रहा है, ठीक। देखो, तो मैं लिख देता हूं, ये रेफरेंस पॉइंट पे ऑब्वियसली 0 होगा, तो मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये 0। यहां से आदमी चलना शुरू करेगा, ये 10 मीटर का डिस्टेंस आ गया, यहां से नापोगे तो यहां तक हो जाएगा कितना? 20, 10-10 का गैप चल रहा है। यहां से नापोगे यहां पर तो मिलेगा आपको 30, यहां से नापोगे तो यहां मिलेगा आपको कितना? 40, ठीक। यहां से नापोगे तो यहां मिलेगा आपको कितना? 50, यहां से नापोगे तो यहां मिलेगा आपको कितना? 60, और यहां से लेके यहां तक नापोगे तो मिलेगा आपको 70 मीटर। ये फाइनल पॉइंट है। लेट अस से फाइनल पॉइंट को मैंने बी से दिखाया है, ओ इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है, ठीक। अब ध्यान दो बच्चों, 9:30 बजे जो ए नाम का बंदा है, ठीक, तो ए नाम के बंदे को मैं येलो कलर से दिखाऊंगा, कलर भी मैं आपको यहां डिसाइड कर दे रहा हूं, और बी नाम के बंदे के मोशन को बेटा मैं दिखाऊंगा कौन से कलर से? ये थोड़ा सा पिंक कलर है, इसको समझ जाना यार, जो भी कलर है ये, है ना, पिंक कलर है, थोड़ा सा समझ जाना। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, येलो कलर से मैं ए का मोशन को दिखाऊंगा। अच्छा, इतने तो आप लोग समझदार हो, इतने तो मेरे ख्याल से आप लोग बिल्कुल समझदार हो कि जैसे मान लो मुझे 12 बेटा लेना होगा, तो 12 कहाँ आएगा? 10 के बाद 11, 12 यहाँ कहीं आएगा, इतने तो समझदार हो ना। 19 बेटा कहाँ आएगा? 19 आएगा 20 से पहले, भाई 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 यहाँ आएगा, सही है। फिर बेटा 23 कहाँ आएगा? 20 के बाद 21, 22, 23 यहाँ, तो मैं अंदाजा लगा के ये नंबर लिखूंगा, अंदाजा लगा के, समझ जाना आप, ठीक। तो सुनो, अब बेटा एक बात बताओ, 9:30 बजे जब हमने देखा, है ना, जब हमने पहली बार घड़ी में टाइम देखा, तो 9:30 बजे बेटा, 9:30 बजे, ध्यान से चेक करना, 9:30 बजे की हम बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान से चेक करना बेटा। अच्छा एक चीज और देखो, 9:30 के बाद कितना है? 9:45, 9:45 के बाद 10, 10 के बाद 10:15, 10:15 के बाद 10:30, 10:30 के बाद 10:45, 10:45 के बाद 11। आप एक खास बात देखिएगा, जो टाइम इंटरवल का गैप, मतलब जो टाइम इंटरवल है वो सेम है कि नहीं है, मतलब टाइम गैप सेम है, 15-15 मिनट का टाइम चल रहा है गैप, चेक कर लो। यहाँ 15 मिनट का गैप है, सही है, और यहां भी 15 मिनट का गैप है, सही है, और यहां 15 मिनट का गैप है, यहां भी 15 मिनट का गैप है, यहां भी 15 मिनट का गैप है, यहां भी 15 मिनट का गैप है, इतना तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो 9:30 बजे बेटा ए कहां दिखाई पड़ा तुमको? ध्यान से चेक करो, 9:30 बजे ए को मैं येलो कलर से दिखाऊंगा, ए की पोजीशन को। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट था मेरा, ये देखो, रेफरेंस पॉइंट से ये 10 मीटर के डिस्टेंस पे था, सही है, 9:30 बजे की बात हो रही है। और जब आपने 9:30 बजे देखा किसको? बी को देखा, ठीक। तो बी आपको कहां मिला? बी को मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूं, बी मिलेगा बेटा कहां? 12 पर। तो बेटा ये 11 और यहां 12, तो बी की पोजीशन यहां कहीं होगी, या मैं एक काम करता हूं ना, आपको दिखाने के लिए मैं एक काम कर देता हूं, रुक जाओ भाई, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, सही है, और ऐसा ही एक और मैं आपको यहां पर दिखा दूंगा, ठीक, इसी के नीचे, जस्ट इसी के नीचे एक कॉपी कर लेते हैं, और समझ जाना, एक के नीचे एक नहीं आ रहा होगा, तो बस आप थोड़ा अंदाजा समझ लो, ठीक। चलो दूसरी वाली जो बी का मोशन है, चलो एक काम करते हैं, ये जो एंड वाला पॉइंट है इसका नाम हम कुछ नहीं लिखते, बस हम ये दिखाना चाहते हैं आपको, ऊपर हम दिखा रहे हैं ए का मोशन, ऊपर वाले लाइन में हम दिखाएंगे ए का मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए, सही है, और नीचे वाले लाइन में बेटा मैं आपको दिखाऊंगा मोशन ऑफ बी। ये वाली जो लाइन है यहां पर मैं इसमें आपको क्या दिखाऊंगा? मोशन ऑफ बी। अब हाँ, अब चलो स्टार्ट करो। 9:30 बजे बेटा ऑब्जेक्ट ए कहां पर है? रेफरेंस पॉइंट से 10 मीटर की दूरी पर है, ठीक। लेकिन 9:30 बजे ध्यान से चेक करो, 9:30 AM पे ऑब्जेक्ट बी बेटा कितने पे है? रेफरेंस पॉइंट से 12 मीटर की दूरी पे। तो ऑब्जेक्ट बी की लाइन ये रही, तो 9:30 बजे हमने चेक किया तो 11, देखो 10 के बाद 11, 12 यहां कहीं मिलेगा, तो ऑब्जेक्ट बी यहां पर है 9:30 बजे, ठीक। और नंबर लिख देते हैं, ये कौन से नंबर को दिखा रहा है? 12 को दिखा रहा है, सही है, ठीक, समझ रहे हो? यानी कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? ये वाली,
ये है 12 मीटर की दूरी, ठीक। और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये है 10 मीटर की दूरी, समझ रहे होगे इतना तो, ठीक। अब आगे देखना जरा। अब नेक्स्ट टाइम है 9:45। अब 15 मिनट के बाद जब मैंने चेक किया, बहुत ध्यान से चेक करना, तो ऑब्जेक्ट ए तो मुझे 20 पे मिला, तो रेफरेंस पॉइंट से 20 कहां है, यहां पर है, ठीक। तो जब मैं देखूंगा 9:45 AM पे, ठीक, यानी कि नेक्स्ट वाली जो रीडिंग मैं देख रहा हूं यहां पर, ये देख सकते हो आप, ठीक। तो ऑब्जेक्ट ए आपको कहां पर मिल रहा है, 20 मीटर चल चुका वो पूरा 20। अब समझ जाना, यहां से तक मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूं, ठीक। यानी कि पहले वो 10 पे था, अब वो 20 पे पहुंच गया, ठीक। अब ध्यान से चेक करना, ऑब्जेक्ट बी आपको कहां पर मिल रहा है 9:45 पे, उतने ही टाइम पे ऑब्जेक्ट बी 19 पे मिल रहा है। और 19 कहां आएगा, 20 से जस्ट पहले यहां 19 आएगा। तो ऑब्जेक्ट बी 19 मीटर चल चुका टोटल, मतलब 9:45 AM तक, ठीक। अब जब से भी उसने चलना शुरू किया वो बात की बात है, समय 9:30 बजे से हमको देखना है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं बेटा, ध्यान से चेक करना कि यहां एक टेबल मैं आपको बनाऊंगा, बहुत ध्यान से चेक करना। यहां पे एक टेबल मैं आपको बनाने जा रहा हूं और कुछ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। इस टेबल में मैं यहां पर लिखूंगा टाइम इंटरवल, INT का मतलब समझ जाना इंटरवल। यहां मैं ऑब्जेक्ट ए की इंफॉर्मेशन लिखूंगा और यहां पर मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट बी की इंफॉर्मेशन। इतना मेरे ख्याल से काफी रहेगा, ठीक। अब देखो फर्स्ट 15 मिनट्स, यहां मैं क्या लिख रहा हूं, फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट 15 मिनट्स, फिर सेकंड 15 मिनट्स। हर एक 15 मिनट के इंटरवल पे आपको चेक करना है। थर्ड 15 मिनट, यानी कि थर्ड टाइम 15 मिनट के गैप पे फिर देखना है। फिर फोर्थ टाइम 15 मिनट के इंटरवल पे आपको फिर से देखना है, ठीक। फिर फिफ्थ टाइम आपको 15 मिनट के इंटरवल पे फिर से देखना है। तो अब ध्यान सुनो, पहली बार आपने यहां पर देखो 9:30 बजे देखा 9:30 पे, तो पहला ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट यहां था, और 9:30 बजे जब आपने देखा तो बी ऑब्जेक्ट यहां पर था 9:30 AM पर, ठीक। अब जब आपने देखा ऑब्जेक्ट ए को तो 9:45 पर यहां था, ठीक। और जो दूसरे ऑब्जेक्ट को आपने देखा उतने ही बजे 9:45 पे, 9:45 पे, तो वो यहां पर मिला था। अब मुझे ये बताओ, बहुत ध्यान से चेक करो कि 9:30 से लेके 9:45 टोटल टाइम कितना निकल गया, 15 मिनट। तो स्टार्टिंग के 15 मिनट में यही मैंने लिखा है, फर्स्ट 15 मिनट्स में बताओ ऑब्जेक्ट ए कितना चला। भाई 10 पे तो वो पहले से था, और कहां पहुंच गया 20 पे, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, समझे ना। 20 माइनस 10, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया बेटा, यहां से यहीं तो गया है वो, 9:30 बजे यहां था, 9:45 यहां पहुंच गया, ठीक। तो कितना चला वो, ये वाला गैप चल गया, यानी कि 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर गया। यानी कि ऑब्जेक्ट ए जो है वो फर्स्ट 15 मिनट में बेटा कितना चला, 10 मीटर। लेकिन बेटा ऑब्जेक्ट बी कितना चल गया, ध्यान से चेक करो, फर्स्ट 15 मिनट्स में ऑब्जेक्ट बी कितना चल गया बेटा, 9:30 बजे वो कहां पर था, यहां पर था। 9:30 बजे वो कहां पर था, 12 पे। और 9:45 पे कहां पहुंच गया वो, 19 पे। तो कितना चल गया, 19 माइनस 12, 7 मीटर, ठीक। तो स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में ऑब्जेक्ट बी चला कितना, 7 मीटर। अब आगे बढ़िए, अब ध्यान से चेक करो, आगे बढ़ो बेटा। अब 10 बजे चेक करो, तो 10 बजे जो है ऑब्जेक्ट ए 30 पर मिल रहा है आपको, यहां है 10 बजे, ठीक। उसके बाद 10 बजे ऑब्जेक्ट बी 23 पर है, यानी कि ऑब्जेक्ट बी कहां पर है, 23 पर। तो बेटा एक बात बताओ, ये 90 यहां 20, 21, 23 यहां कहीं मिलेगा, ठीक। और टाइम भी लिख दीजिए, ये हमने चेक किया कितने बजे, 10 बजे, 10:10 AM, ठीक। और ऑब्जेक्ट ए 10 बजे कहां पर है, अब बताओ 9:45 से 10 बजे के बीच में टोटल टाइम इंटरवल कितना निकल गया, 15। तो नेक्स्ट 15 मिनट में, पहले वो 9:45 पे यहां था और 10 AM पे यहां पहुंच गया, तो नेक्स्ट 15 मिनट में वो कितना चला, 30 में, भाई इतना ही तो चला ना यहां से यहां तक, 30 माइनस 20, यानी कि नेक्स्ट 15 मिनट्स के इंटरवल में फिर से ऑब्जेक्ट ए कितना चला, 20 M का मतलब मीटर। लेकिन ऑब्जेक्ट बी कितना चल गया, ध्यान से चेक करो, 9:45 पे वो कहां था, रेफरेंस पॉइंट से 19 मीटर के डिस्टेंस पे था, और नेक्स्ट 15 मिनट में वो केवल 23 तक पहुंच पाया है। तो कितना चला, 23 माइनस 19, यानी कि टोटल 4 मीटर चला है वो। 23, भाई यही वाला गैप तो लोगे ना, 23 माइनस 19 कितना हो जाएगा, 4। तो ऑब्जेक्ट बी कितना चला है, 4 मीटर, ठीक। नेक्स्ट 15 मिनट के इंटरवल में देखिए क्या हालत है,
ये देखो ऑब्जेक्ट ए यहां पहुंच जाएगा, तो ऑब्जेक्ट ए कितना बज रहा है यहां पर 10:15 AM, और बेटा ऑब्जेक्ट बी कहां पहुंच जाएगा 35 पर। तो ध्यान से चेक करो, अगर यहां 30 है और यहां 40 है तो इसके बीच में कहीं 35 मिलेगा, ठीक। तो ये है आपका 35, और यहां टाइम कितना हो रहा है ऑब्जेक्ट बी के लिए 10:15। सो 10:15 AM, समझे। अब आप ध्यान से चेक करो बेटा, 10 बजे से 10:15 के बीच में टोटल 15 मिनट्स का गैप है। 15 मिनट के गैप में ऑब्जेक्ट ए कितना चला 40 - 30, फिर से 10 चला। तो नेक्स्ट जो थर्ड वाला 15 मिनट का टाइम इंटरवल है उसमें भी ऑब्जेक्ट ए कितना चला 30 मीटर कह रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी। ये बेटा मैं क्या कर रहा हूं 10 आएगा ना हर जगह, गलती हो गई है मेरे से, चेक कर लेना। 30 - 20 10, ठीक, और 40 - 30 10 आएगा, ठीक। और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है 10 बजे से लेके बी ऑब्जेक्ट 10:15 के बीच में कितना चला 35 माइनस भाई 23 पे पहले से था, रेफरेंस पॉइंट से 23 पे पहले से था, अब रेफरेंस पॉइंट से कहां पहुंच गया 35। तो कितना चला टोटल 23 और 35 को डिफरेंस निकाल लो, 35 - 23 कितना आ जाएगा चेक कर लो। 35 - 23, 5 - 3 2 और ये 12 आ जाएगा, ठीक। तो यहां से क्या आ गया 12 मीटर आ गया, ठीक। अब और थोड़ा सा देख लेते हैं, एक दो और बचा हुआ है, ठीक। फिर 10:30 पे जब आपने चेक किया तो ऑब्जेक्ट ए कहां पर है 50 पर, तो ऑब्जेक्ट ए ये 10:30 बज रहा है यहाँ 10:30 पर 15 मिनट के गैप पे, तो वो कहां पहले 40 रेफरेंस पॉइंट से 40 मीटर पे था, अब वो रेफरेंस पॉइंट पे 50 पहुंच गया। तो कितना और चला नेक्स्ट 15 इंटरवल में 15 मिनट्स के इंटरवल में कितना चला वो 50 - 40, यानी कि नेक्स्ट 15 मिनट में वो फिर से 10 मीटर चला, ठीक। लेकिन ऑब्जेक्ट बी कितना चला वो 37 पे, तो 35 और 36 37 यहां कहीं आएगा, यहां 37 आएगा, ठीक। तो 10:30 बजे वो यहां पहुंच गया, कौन ऑब्जेक्ट बी। तो नेक्स्ट 15 मिनट में कितना चला ऑब्जेक्ट बी 37 - 35 ओनली 2 मीटर्स चला, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो इंटरवल है ये आपका कवर हो चुका है ये सब। नेक्स्ट अब आप 10:45 पर चेक करोगे, ठीक। सो 10:45 पर ऑब्जेक्ट ए कहां पहुंचा है 60 पर, ऑब्जेक्ट ए यहां पहुंच गया, टाइम कितना हो रहा है 10:45 10:45 पर, और 10:45 पर ऑब्जेक्ट बी कहां पहुंचा है 41 पर पहुंच गया है, ठीक। तो ध्यान दो ये 40 है तो 41 यहां कहीं आएगा, 40 के नेक्स्ट वाला नंबर 41, तो ये 41 को दिखा रहा है, सही है। और टाइम यहां कितना हो रहा है 10:45। अब आप चेक करो 10:30 पे वो यहां था 10:45 यहां, तो ये वाले 15 मिनट में कितना चला 41 - 37 4 मीटर्स 4 मीटर्स, ठीक। और ये तो बेचारा 60 - 50 10 ही चलेगा, है ना 10 मीटर ही चलाइए, ठीक। अब इसके बाद लास्ट इंटरवल और बचा हुआ है, ये भी कवर हो गया, ये वाला इंटरवल देखेंगे लास्ट वाला। सो सिक्स्थ जो 15 मिनट का इंटरवल होगा, देख लो ना कितने 15 मिनट के इंटरवल है, चेक कर लो। फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल, फोर्थ इंटरवल, फिफ्थ इंटरवल, सिक्स्थ इंटरवल, ठीक। अब आप चेक करो सिक्स्थ इंटरवल 11 बजे, आखिरी टाइम है 11 बजे, तो 11 बजे ऑब्जेक्ट ए कहां पर है यहां पर है 70 मीटर पर, ठीक। तो यहां 11 बज रहे हैं और ऑब्जेक्ट बी कहां आ रहे 44 पर है, 11 बजे ऑब्जेक्ट बी कहां 44 41 42 43 44 यहां कहीं होगा, सही है। और टाइम कितना हो रहा है 11 AM, ठीक। तो कितना चला ये 44 - 41 कितना हो जाएगा 3 मीटर, और ऑब्जेक्ट ए कितना चला 70 - 60 कितना चला 10, सही है। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, अब मुझे देख के बताइए ऑब्जेक्ट ए का मोशन और ऑब्जेक्ट बी के मोशन में क्या डिफरेंस है, सुन लेना ध्यान से। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हर एक बार कितना कितना लिया हमने 15-15 मिनट के गैप पे हमने चेक किया, तो हर एक 15 मिनट के गैप पर ए तो चलता है 10 मीटर, हर एक बार चल चेक कर लो, हर एक 15 मिनट के गैप पर, यानी कि हर एक 15 मिनट में ए 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, हर एक 15 मिनट के, यानी कि स्टार्टिंग के 15 मिनट में ए 10 मीटर जाएगा, फिर नेक्स्ट 15 मिनट में ये देखो ए का मोशन देखिए, ए का मोशन देखो बेटा ध्यान से, यहां से समय स्टार्ट करते हैं हम 9:30 बजे से, तो स्टार्टिंग के 15 मिनट में 10 मीटर, नेक्स्ट 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 15 मिनट में 10 मीटर, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कौन
ऑब्जेक्ट ए। तो बेटा ऑब्जेक्ट ए का मोशन कैसा है, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लेना अच्छी तरीके से, देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा। ऑब्जेक्ट ए का मोशन कैसा है, हम यहां लिख देते हैं, ठीक। ऑब्जेक्ट ए का मोशन कैसा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। करेक्ट। वो इक्वल डिस्टेंस क्या है, तो जवाब है वो इक्वल डिस्टेंस है 10 मीटर का, और वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कितना है, 15 मिनट का, 15 मिनट का। हर एक 15 मिनट में ऑब्जेक्ट ए 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो ऐसे मोशन को जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। सही है बच्चों। तो ए का मोशन कैसा है बेटा, ए का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। तो अब आपको आया यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, बताइए। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, सुन लो, इंटरवल ऑफ टाइम भी इक्वल होना चाहिए और डिस्टेंस ट्रेवल भी इक्वल होना चाहिए, ठीक। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो उसके मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। और बेटा बी की हालत क्या है, बी के मोशन को आइए देखते हैं। तो बी के मोशन को देखिए, यहीं से स्टार्ट करते हैं 9:30 बजे से। तो 9:30 से 9:45 के बीच में यहां पर वो कितना चला, स्टार्टिंग के यहां पर टाइम इंटरवल तो इक्वल है, यानी कि हर एक बार 15 मिनट का गैप है, लेकिन स्टार्टिंग के 15 मिनट में ये 7 चलता है, नेक्स्ट 15 मिनट के इंटरवल में ये 4 मीटर जाता है, नेक्स्ट 15 मिनट के इंटरवल में ये 12 मीटर जाता है, नेक्स्ट 15 मिनट के इंटरवल में ओनली 2 जाता है, नेक्स्ट 15 मिनट के इंटरवल में 4 जाता है, नेक्स्ट 15 मिनट के इंटरवल में ये 3 जाता है। चेक कर सकते हो आप, यहाँ पे देखिए दूरी बराबर मिल रही है एक इमोशन में। दूरी का मतलब है इक्वल डिस्टेंस है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हर 15 मिनट के गैप पे इक्वल डिस्टेंस। लेकिन इसका देखो, हर 15 मिनट के गैप पे इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहा है, कभी ज्यादा करता है फिर कम करता है, फिर ज्यादा कर देता है, फिर कम करता है, फिर ज्यादा करता है, फिर कम करता है, ये हालत है, ठीक। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। तो बी का मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नोट कर लेते हैं कहीं पर, बी क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस जो नहीं ट्रेवल कर रहा है उसके लिए कौन सा शब्द यूज करोगे, अनइक्वल। अनइक्वल का मतलब इक्वल नहीं है ना, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ध्यान रखना, अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम हमेशा इक्वल रखना है दोनों में, ठीक। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक। ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बी का मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आइए देखते हैं हमारी एनसीईआरटी बुक क्या कहती है। अब मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब आइए आप एनसीईआरटी बुक पे देखिए वो क्या कहना चाहते हैं वो लोग, ठीक। तो उन्होंने हमसे टेबल में क्वेश्चन क्या पूछा, कह रहा है द डेटा रिगार्डिंग द मोशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर गिवन, एग्जामिन द केयरफुली एंड स्टेट वेदर द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो बस ए का मोशन कैसा था बेटा, यूनिफॉर्म, और बी का कैसा था, नॉन यूनिफॉर्म। मैंने आपको बताया। अब आप कहानी सुन लो अपनी किताब की, आपकी कहानी ये लिखी हुई यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की किताब में। देखो बेटा, देखते हैं कि भाई क्या पढ़ाना चाहते हैं लोग हमें, ठीक। तो ध्यान से चेक करिए, यहां पर देखो बेटा, कह रहा है कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। किसी ऑब्जेक्ट को सोचो कि वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, क्योंकि हमारे सिलेबस में स्ट्रेट लाइन में मोशन है। कह रहा है लेट इट ट्रेवल्स 5 मीटर इन द फर्स्ट सेकंड, 5 more in the next second, 5 मीटर in the next third second, 5 मीटर in the fourth second। समझ रहे हो, स्टार्टिंग के 1 सेकंड में 5 मीटर, ये देखो कोई ऑब्जेक्ट है, 1 सेकंड में, स्टार्टिंग के 1 सेकंड में 5 मीटर गया, नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर से 5 मीटर गया, नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर से 5 मीटर गया। तो स्टार्टिंग का फर्स्ट सेकंड, स्टार्टिंग नेक्स्ट सेकंड, नेक्स्ट थर्ड सेकंड, फिर नेक्स्ट फोर्थ सेकंड में जब हमने चेक किया, यानी कि नेक्स्ट 1 सेकंड में फिर से वो 5 मीटर गया, यानी कि हर एक सेकंड में। पिछली बार जो टेबल में हमने सवाल किया था उसमें 15 मिनट का हम लोग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेके चले, तब हमने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को 15 मिनट से चेंज करके 1 सेकंड कर दिया इस एग्जांपल में। तो हर एक सेकंड में, यानी कि हर एक सेकंड में ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो इसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। ये यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। देखिए, द ऑब्जेक्ट कवर 5 मीटर इन ईच सेकंड, हर एक सेकंड में ऑब्जेक्ट इन ईच का मतलब बेटा 1 सेकंड, ईच का मतलब हर एक 1 सेकंड में, ठीक।
हर एक 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा, ये आप याद कर सकते हो, अपनी किताब में निशान लगा लीजिए। एज द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या बनेगी, इफ, एज की जगह आप इफ कर दीजिए, इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ये देखिए, ठीक, तो ये यूनिफॉर्म की डेफिनेशन बन गई आपकी यूनिफॉर्म मोशन की। क्या दिक्कत है बताइए। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई दी है, क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, इफ द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक, अब सुनो, कह रहा द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल, और ध्यान रखना है, कह रहा है कि इसमें टाइम इंटरवल बहुत छोटा होना चाहिए। अब छोटे का मतलब ये है कि छोटा क्या होता है भाई, मतलब टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि 10 दिन तक का आप मोशन देख रहे हो, स्टार्टिंग के फर्स्ट 10 डेज का, फिर नेक्स्ट 10 डेज का ना, छोटे छोटे इंटरवल होने चाहिए, आवर्स में चलने चाहिए, मिनट्स में चलने चाहिए, सेकंड्स में चलने चाहिए। कह रहा है इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मोशंस वेयर ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखा, कह रहा कभी कभी हम ऐसा मोशन देखते हैं जब अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं बताइए, नॉन यूनिफॉर्म। एग्जाम्पल दिया उसने, कार इज मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट, है ना, गली में बहुत सारी भीड़ लगी, बाजार लगी, सब्जी की बाजार लगी कहीं पर, तो कार कैसे चलेगी सोचो। कार चलेगी ऐसे, पहले भाई जहां भीड़ कम होगी तेज चलेगी, फिर ब्रेक लगाएगी, रुके हुए पता लगा 5 मिनट तक, फिर बेचारे चले, फिर भीड़ आ गई 2 सेकंड तक, फिर रुके हुए, तो समय निकलता जा रहा है। तो क्या किया उसने, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर हम देखें, यानी कि हर एक सेकंड में अगर हम देखें, कभी तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कभी कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कभी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कभी कम डिस्टेंस ही नहीं ट्रेवल करती है। मान लो हम 5-5 सेकंड का गैप ले लें, कोई कार है और क्राउडेड स्ट्रीट में जा रही है, वो बाजार में सब्जी सब्जी बाजार लगी हुई है और ये कार जा रही है, तो क्या हुआ, हम हर एक सेकंड में चेक करते हैं, तो एक सेकंड में यहां तक पहुंची है, फिर एक सेकंड में यहीं तक पहुंची क्योंकि भीड़ बहुत थी, फिर नेक्स्ट एक सेकंड में भीड़ कम हो गई मान लो आगे जाके, तो इतना दूर चली गई कार, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में केवल इतना जा पाई, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में खड़ी रही, चली नहीं है क्योंकि बहुत भीड़ है, समझे, फिर नेक्स्ट 1 सेकंड में वो यहां आ गई, तो हर एक सेकंड में देख रहे हो आप इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रही है, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। ठीक, उसके बाद कह रहा अ पर्सन इज जॉगिंग इन अ पार्क, अब पार्क में कोई पर्सन जॉगिंग करता है, ठीक, तो सोचो वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि जब जॉगिंग कर रहा है तो उसके आसपास और भी लोग हैं, भीड़ है थोड़ी सी पार्क में, है ना, और नहीं भी भीड़ है तो कोई मशीन थोड़ी ना है भाई कि एकदम से ही इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक, हर एक 5 सेकंड में देख लो, तो हर एक 5 सेकंड में वो कभी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कभी कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा, इसलिए किसका एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनिए ध्यान से, अब देखिए सेक्शन 8.2 को देखोगे बच्चों आप एनसीईआरटी में। ठीक, तो सेक्शन 8.2 में ये लोग क्या पढ़ाने जा रहे हैं हमको, ये पढ़ाने जा रहे हैं बेटा मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। ठीक है, रेट ऑफ मोशन को हम किससे मेजर करते हैं, ये क्या चीज हो गई, रेट ऑफ मोशन को मेजर करना चाहते हैं ये लोग। ठीक है ना, देखते हैं, रेट ऑफ मोशन। अब ध्यान से सुनो, देखो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। आप अपने आसपास जो सारी चीजें देखते हो ना नेचर में, है ना, आप आसपास जो सारी चीजें देखते हो उनकी स्टडी क्या है, आपकी फिजिक्स है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल सा डेफिनेशन है, क्या फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। आसपास आप जो भी सारी चीजें देखते हैं स्टूडेंट्स, उनकी जो स्टडी होती है, ठीक है, उनको ही हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स। अब सुनो, आप अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं, मैंने आपको बताया था आप अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखेंगे, और जो भी चीजें आप देखेंगे, ठीक है, आप उसके करस्पॉन्ड एक फिजिकल क्वांटिटी बना देंगे। बच्चों ध्यान सुन लो, आसपास अपने नेचर में आप आसपास जो भी सारी चीजें देखते हैं, जो भी आप चीजें देखते हैं, जो भी आप चीजें बेटा देखोगे, उन चीजों के करस्पॉन्डिंग, उन चीजों के करस्पॉन्डिंग आप क्या बना दोगे, एक फिजिकल क्वांटिटी बना दोगे। ये क्या है, हर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था चैप्टर में, आप अपने आसपास जो भी सारी चीजें देखोगे उसके करस्पॉन्डिंग आप एक फिजिकल क्वांटिटी बना दोगे बेटा, क्या बना दोगे, फिजिकल क्वांटिटी बना दोगे। जैसे कि अभी पीछे आप क्या पढ़ के आए हो बताओ, कोई कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो बेटा
यहां से वो यहां गया तो आपने दो फिजिकल क्वांटिटी बना दी। याद है एक डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था आपने, भाई ये जो चला है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक गया, तो आपने कहा चलो हम दो बातें बताते हैं, डिस्टेंस जो कि स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपने बात करी थी, ठीक। तो वो दो फिजिकल क्वांटिटी थी। अब आप रेट ऑफ मोशन जब मेजर करोगे, रेट ऑफ मोशन का ये मतलब होता है, ध्यान से सुनिए, कि कोई ऑब्जेक्ट एक सेकंड में कितना दूर गया। बेटा ध्यान से सुनो, भाई आप दो ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, अभी हम यहां वापस लौट के आएंगे, रुक जाओ, ठीक। मैं पहले आपको दो मोशन को दिखाता हूं, ध्यान से चेक करना बेटा, ध्यान से चेक करना, ठीक। यहां पे देखो, ये है एक ऑब्जेक्ट ए, ठीक, और ये है एक ऑब्जेक्ट बी। अब ध्यान से चेक करना बेटा, ध्यान से चेक करना, देखो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ध्यान से चेक करना। चलो स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं, एक सेकंड के लिए चलाऊंगा, बस ध्यान से चेक करना, एक सेकंड के लिए, 1 2 3 स्टार्ट, ठीक। ये एक सेकंड में यहां तक पहुंच गया। अब दूसरे वाले को देखो, 1 2 3 स्टार्ट, लो, ठीक। तो अब आप क्या देख रहे हो बता, ये वाला ऑब्जेक्ट एक सेकंड में यहां से यहां आ गया, लेट अस से ये आ गया पॉइंट सी पर, और बी नाम का ऑब्जेक्ट, चलो सी भी छोड़ो आप, ए नाम का ऑब्जेक्ट था और क्या था, बी नाम का ऑब्जेक्ट था। तो बेटा ए नाम के ऑब्जेक्ट चल गया कितना, मान लो ये चल गया 20 मीटर, लो कितनी देर में, इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, ठीक। ये देखिए, और दूसरा ऑब्जेक्ट बेचारा केवल 5 मीटर ही जा पाया, 5 मीटर इन 1 सेकेंड। अब मुझे बताओ कौन फास्ट चला है, फास्ट का मतलब 1 यूनिट टाइम में, टाइम तो आपने फिक्स कर दिया, एक सेकंड में आप देख रहे हो कौन ज्यादा तेज चल रहा है, बताओ ऊपर वाला ज्यादा तेज चल रहा है एक सेकंड में या नीचे वाला, बताइए स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट ए या ऑब्जेक्ट बी, ऊपर वाला ए। ऊपर वाला ए, भाई साफ साफ दिखाई पड़ा ना बेटा, टाइम इंटरवल उतना ही है, जैसे ही घड़ी में एक सेकंड निकल गए तो वो तो पहुंच गया कहां, 20 मीटर पर, अपने इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट ये रहा इसका, और ये पहुंच गया केवल बेचारा 5 मीटर पे। तो फिजिक्स की भाषा में इसको हम बोलते हैं कि भैया देखो इसका रेट ऑफ मोशन अच्छा है, ऑब्जेक्ट ए का रेट ऑफ मोशन यहां गुड है, ऑब्जेक्ट ए का रेट ऑफ मोशन, रेट रेट शब्द का यूज करते हैं जब हम पर यूनिट टाइम में चेक करते हैं, ठीक। रेट शब्द का यूज हम फिजिक्स में जनरली करते हैं जब हम टाइम के रेस्पेक्ट में चेक करते हैं, यानी कि हम 1 यूनिट टाइम में चेक कर रहे हैं कि कौन कितना दूर गया है। तो चेक कर लो, हम यहां फिजिक्स की भाषा में क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, हम यहां लिखेंगे बेटा अपनी कॉपी में क्या, कि रेट ऑफ मोशन जो है किसका, ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज ग्रेटर देन rate of motion of ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट बी के कंपैरिजन में ए का रेट ऑफ मोशन गुड है। अब ये रेट ऑफ मोशन जब हुआ, रेट ऑफ मोशन का मतलब एक सेकंड में कितना चल रहा है वो आप चेक कर लो, ठीक। क्योंकि मोशन को आपने पीछे, मोशन कोई ऑब्जेक्ट करता है या नहीं करता है इसको आपने किस बात से समझा था, कि टाइम निकल रहा है, और टाइम के निकलने के साथ साथ यदि कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है तो ध्यान से करो, इसने और इसने दोनों के रेफरेंस पॉइंट दोनों के रेफरेंस पॉइंट सेम थे, दोनों ने यहीं से स्टार्ट किया, ये वाली लाइन से, ठीक। तो एक सेकंड यानी कि समय तो निकल गया, तो मोशन तो दोनों ने किया है, क्योंकि दोनों की पोजीशन चेंज हो रही है, यहां से यहां आ गया, ये यहां से यहां आ गया, ठीक। तो दोनों ही मोशन कर रहे हैं, लेकिन रेट ऑफ मोशन अच्छा किसका है, तो जवाब है रेट ऑफ मोशन उसका अच्छा है जिसने एक सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी। और ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों, ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये जो फिजिक्स में बोला गया रेट ऑफ मोशन ए का ग्रेटर है रेट ऑफ मोशन बी से। अब हम बार बार रेट ऑफ मोशन शब्द का यूज ना करके हम यहां अपने आसपास जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट ए और बी को देख रहे हैं बेटा, ठीक। तो हमारी जिम्मेदारी है कि जब हम अपने आसपास कोई चीज देखते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एक फिजिकल क्वांटिटी को बना देते हैं, और उस फिजिकल क्वांटिटी का एक फॉर्मूला बना देते हैं, और उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला बनाने के बाद उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को यूनिट के साथ लिखा जाता है। तो ध्यान से सुनो, अब आज के बाद हम रेट ऑफ मोशन शब्द का यूज ना करके हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट ए की स्पीड ऑब्जेक्ट बी से ज्यादा है, यानी कि हमने आज दो ऑब्जेक्ट का मोशन देखा नेचर में अपने आसपास, ठीक। तो हमने कहा चलो अब आज से इस रेट ऑफ मोशन को हम नया फिजिकल क्वांटिटी का नाम देंगे, और वो नई फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है, स्पीड है, ठीक। फिर से सुनिए, आप अपने आसपास जो भी देखते हो उनके करस्पॉन्डिंग एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने की कोशिश करते हो, ठीक। जो भी आप देखोगे, चाहे गर्म है या ठंडी है, ठंडे या गर्म को बताने के लिए आपने कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बनाई है, टेम्परेचर, ठीक। इस वायर में कितनी कितनी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का चलना क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक तरीके की फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक। ये चीज है। तो जो भी आप अपने आसपास देखोगे उसको मेजर करने के लिए आप एक फिजिकल क्वांटिटी बनाते हो। तो अब रेट ऑफ मोशन को मेजर करने के लिए हमने एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनाई जिसका नाम क्या है, स्पीड है। अब सुनो,
अब पूरी कहानी सुनो, फिजिक्स स्टडी ऑफ नेचर है, आसपास जो भी चीजें देखोगे उसके करस्पॉन्डिंग एक फिजिकल क्वांटिटी बनाओगे, उस फिजिकल क्वांटिटी को नाम दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ रेट ऑफ मोशन को हमने क्या नाम दिया, स्पीड दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद ये जो फिजिकल क्वांटिटी होगी इसको बताने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा, मतलब इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था ना फिजिकल क्वांटिटी, या तो वेक्टर होगी या तो स्केलर होगी, आपको ये बताना पड़ेगा। अब पहले हम एक चीज लिख देते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक। यहां पर आ जाइए, जैसे कि अगर आप लिखोगे यहां स्पीड, किसकी, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ए, तो ये क्या लिखा जाएगा पता है, 20 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड। इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है, 20/1 वापस 20 हो जाएगा, और इसको हम पढ़ेंगे मीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुनो, 20 मीटर एक सेकंड में अगर चल रहा है तो उसको क्या पढ़ा जाता है, 20 मीटर, एम का मतलब मीटर, और ये वाली जो लाइन लगी है उसको पढ़ते हैं पर का मतलब 1 और एस का मतलब सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। और इसकी स्पीड को कैसे पढ़ा जाएगा, नीचे जो ऑब्जेक्ट है, स्पीड ऑफ, ये जो ऑब्जेक्ट बी था है ना, इसकी स्पीड लिख दें यहां पर, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बी, इसको कैसे लिखोगे, ध्यान सुनो, इसको हम लिखेंगे 5 मीटर कितनी देर में, 1 सेकेंड में, यानी कि आंसर क्या आएगा 5/15 मीटर पर सेकेंड। ये लो, इसको क्या पढ़ेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। आया। अब मेरी बात ध्यान सुनो, तो जब आप फिजिकल क्वांटिटी बताओगे तो फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए दो चीजों की यूज होता है, क्या क्या, एक होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ये देखिए ये है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक भाई, ऑब्जेक्ट ए के लिए स्पीड कितनी है 20, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा, क्या है ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, सही है, और ये है इसकी यूनिट, सही है ना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप बताते हो नेचर में स्टडी करने के बाद, कोई फिजिकल क्वांटिटी आती है उसका फॉर्मूला होता है, एक तो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा स्पीड का, अभी बता दूंगा, परेशान ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उस फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने के लिए एक होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा होता है उसका यूनिट। जैसे कि अगर आपको भरोसा ना हो तो हमने बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है ना पीछे, तो याद करो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते थे, पीछे पढ़ा है ना, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूं बच्चों। आपने दो पीक्यू का मतलब फिजिकल क्वांटिटीज बेटा पहले ही आप पढ़ के आए हो, कौन कौन सी पढ़ के आए हो आप पीछे, बेटा डिस्टेंस आपने पढ़ा है, सही है, और दूसरा आपने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था आपने, दोनों को मेजर करना मैंने सिखाया था डिफरेंट टाइप के एग्जांपल से, ठीक। तो डिस्टेंस को ऐसे लिखा जाता था, कैसे 20 मीटर, डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखा जाता था, समझ रहे हो ना, यानी कि इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी और एक यूनिट होती थी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी और एक यूनिट होती थी, याद है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। तो इसी तरीके से आज आपने नई फिजिकल क्वांटिटी देखी स्पीड। अब स्पीड के बारे में पूरी कहानी देख लो बेटा, स्पीड आज आपने नया चीज देखा है, जैसे कि ऑब्जेक्ट ए की स्पीड कितनी थी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखो ये 20 है बेटा इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, सही है, 20 क्या है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा, और ये रही इसकी यूनिट, ये रही इसकी यूनिट, ठीक। तो अब हम क्या कॉपी में नोट नहीं लगा सकते, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या हम कॉपी में नोट नहीं लगा सकते यूनिट ऑफ स्पीड, यूनिट ऑफ स्पीड, बल्कि एसआई यूनिट ऑफ स्पीड है ना, इंटरनेशनल सिस्टम्स में यूनिट ऑफ स्पीड, बताइए बेटा यूनिट ऑफ स्पीड क्या आना चाहिए, आंसर मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब मीटर पर सेकेंड को चाहे ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, नीचे ऐसे तो एस की पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, ऊपर जाएगा, मैथ्स में मैंने आपको पढ़ाया है, तो एस की पावर -1 हो जाएगा, सुन लो, चाहे एम अपॉन एस लिखो चाहे एम एस की पावर -1 लिखो, बात सेम है, दोनों को ही क्या पढ़ा जाता है मीटर पर सेकेंड। ध्यान से सुन लो भाई, स्पीड एसआई, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है, ऐसे लिखो, इसको भी क्या पढ़ा जाता है मीटर पर सेकेंड, ठीक। और इसको ऐसे लिखोगे, इसको भी क्या पढ़ा जाता है एस की पावर एम और एस की पावर -1, इसको भी क्या पढ़ा जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक। उसके बाद अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी तो आपको पता होना चाहिए कि वो स्केलर है या वेक्टर है, ठीक। तो बेटा आपको पुरानी बातें याद हैं, डिस्टेंस कैसी फिजिकल क्वांटिटी थी, स्केलर, याद है बेटा, स्केलर में क्या होता था, ओनली ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको बताने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती थी, नो डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती थी, उसको हम क्या बोलते थे स्केलर। और वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी, जैसे कि मान लो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है टुवर्ड्स साउथ, पूरी कहानी लिख दो, 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है टुवर्ड्स साउथ, ओके, टुवर्ड्स साउथ,
तो बेटा ये इसकी डायरेक्शन है और ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया था आपका, वेक्टर क्वांटिटी, याद है डिस्प्लेसमेंट क्या था आपका, वेक्टर क्वांटिटी, सही है। डिस्प्लेसमेंट क्या था, वेक्टर क्वांटिटी था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दो जरा, वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या क्या होता था, मैग्नीट्यूड, ठीक, और प्लस डायरेक्शन, सही है। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, अब आपकी जिम्मेदारी है, आपने स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन ली कि पर यूनिट टाइम में जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका रेट ऑफ मोशन ज्यादा होगा, यानी कि उसकी स्पीड ज्यादा होगी। ठीक, फिर स्पीड की यूनिट आपने पढ़ी मीटर पर सेकंड। अब आपकी जिम्मेदारी कि आप ये बताएं कि स्पीड एक कैसी फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, कॉपी में नोट लगा लो, स्पीड है स्केलर क्वांटिटी, हमेशा कभी भूल मत जाना, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड को बताने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, स्पीड को बताने के लिए कभी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि हमने आपसे पूछा कि यहां पर देख लीजिए, यहां पर देखिए कि ये ऑब्जेक्ट ए कितनी स्पीड से जा रहा था, 20 मीटर पर सेकंड। इसका क्या मतलब है कि एक सेकंड में वो 20 मीटर मूव कर जाता है। ऑब्जेक्ट बी की स्पीड कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑब्जेक्ट बी एक सेकंड में 1 सेकंड में 5 मीटर ही जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड की बता रहे हैं, हम डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं। तो याद रखना, स्पीड ये बताता है कौन कितना फास्ट, कौन कितना फास्ट, एक सेकंड में कोई ज्यादा चल जाता है तो कोई कम चल जाता है। एक सेकंड में जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसकी स्पीड ज्यादा, एक सेकंड में जो कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसकी स्पीड कम, समझ गए। तो स्पीड बता रहे हो आप, तो बेटा एक स्केलर क्वांटिटी याद रखना, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, भूल मत जाना। क्योंकि हम स्पीड को बताते टाइम तेज या कम, कैसा है मोशन का रेट कैसा है, यानी कि पर यूनिट टाइम में कैसा मोशन हो रहा है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या कम, पर यूनिट टाइम में हर एक सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या कम, बस हम इतना ही बताते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्पीड क्या है, स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी। यहां पर आप ओनली मैग्नीट्यूड की बात करते हो, स्पीड को बताते टाइम डायरेक्शन की बात नहीं करते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। या आप ऐसे कह सकते हो, स्पीड को बताने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, ठीक, डायरेक्शन की नहीं। स्पीड रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। इसलिए स्पीड क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, बताइए कोई डाउट है, हाँ ठीक। तो ये पूरी कहानी आपकी हो गई। अब आइए थोड़ा सा एनसीईआरटी पे आ जाते हैं, देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है। ये देखो बेटा, फटाफट बुक को पढ़ लेते हैं। मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, ठीक। अब ये देखो, ये एक टेलीविजन है और इस टेलीविजन में एक बॉलर ओवर कर रहा है, और बॉलर एक ओवर में 6 बॉल फेंकी जाती है, इतना क्रिकेट आपको आता होगा, ठीक। तो इसने पहले बॉल फेंका, तो जो फर्स्ट बॉल है, मशीन्स लगी रहती है ना बॉल की स्पीड मेजर करने के लिए, तो फर्स्ट बॉल 140 और यहां यूनिट लिखी किलोमीटर पर आवर। ध्यान से सुन लीजिएगा, स्पीड की दोनों यूनिट याद कर लीजिए, ठीक। अच्छा, इससे पहले एक बात और बताना चाहता हूं, आप प्लीज कॉपी में नोट लगा लीजिएगा, स्पीड तो स्केलर है, याद रखना। स्पीड क्या है आपका, मैंने बताया स्केलर है, लेकिन जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, वी से वेलोसिटी होता है, वी से वेक्टर। वेलोसिटी क्या होता है वो बाद में बताएंगे, लेकिन आप समझो वेलोसिटी वेक्टर होता है। बेटा याद कर लो सबसे पहले, वेलोसिटी कैसी फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर, भूल मत जाना, ठीक। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक, याद रख लीजिएगा, ठीक। इसके विषय में हम चर्चा करेंगे और, लेकिन अभी आप याद कर लो कि स्पीड एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है और वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। चलो वापस आ जाओ। अब देखो, स्पीड की बेटा 2 यूनिट होती हैं, ठीक। थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको साथ में ही बताता चल रहा हूं, ठीक है, और बाद में हम लोग इसकी डिटेल करेंगे, टेंशन मत लो आप। थोड़ा मैं यहां पर आने से पहले थोड़ा आपको और बता दूं कुछ, यहां पर आ जाओ। देखो, स्पीड की बेटा अगर यूनिट की बात करोगे, ठीक, इसके 2 यूनिट है, नंबर 1 मीटर पर सेकेंड और नंबर 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक, किलोमीटर पर आवर, दोनों यूनिट है इसके, ठीक। इसको कैसे लिखा जाता है, एम एस की पावर -1, इसको क्या पढ़ेंगे, मीटर पर सेकेंड, ठीक। और इसको क्या पढ़ा जाएगा, किलोमीटर, और एच का मतलब आर, ऊपर जाएगा तो एच की पावर -1, इसको क्या पढ़ेंगे, किलो मीटर पर आर। और सुन लो एक और यूनिट, मतलब बहुत सारी होती है वैसे तो, आपको कभी कभी सेंटीमीटर पर सेकेंड देखने को मिलेगा,
इसको क्या बोलेंगे, सीएम का मतलब सेंटीमीटर, एस की पावर -1 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितना सेंटीमीटर गया, सेंटीमीटर पर सेकंड। इसमें से कौन सी यूनिट, देखो अभी हम यूनिट का कन्वर्जन सवाल के साथ साथ सीखेंगे, तो उसकी आप टेंशन मत लो, साल भर सीखते रहेंगे। ठीक, मोटी मोटी बात अभी बस ये है कि आपको स्पीड की एसआई यूनिट याद रखनी है, कौन सी, ये वाली, आपको ये वाली याद रखनी है। ठीक, बाकी ये सब इंटर कन्वर्टेबल होता है, मतलब मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। ठीक, और किलोमीटर पर आवर से हम समझ लेना भाई, ये सब बातें भी पहले है ना, यहाँ से हम यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ जा सकते हैं, ठीक, यहाँ से हम यहाँ जा सकते हैं, ठीक है, इसको हम इसमें कन्वर्ट कर, सब आपस में कन्वर्ट हो सकती हैं। मीटर पर सेकंड से सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर से सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड, किलोमीटर, सब एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्टेबल है ना, हम सबको आपस में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। ओके, अब चेंज करेंगे तो हम न्यूमेरिकल में करेंगे, तो ये कुछ बातें मैंने आपको बता दी, वापस लौट के आ जाओ। हाँ, और क्या बताया मैंने आपको, और बताया बेटा मैंने आपको क्या, कि वेलोसिटी के बारे में पढ़ाएंगे आपको बाद में, लेकिन आप समझना जरा कि स्पीड क्या है आपकी, स्केलर है, और वेलोसिटी क्या है आपकी, v से वेलोसिटी, v से वेक्टर, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी को बताने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत होती है, और वेलोसिटी की भी यही सारी यूनिट्स हैं। अभी याद कर लो, सारे टॉपिक एक करके आएंगे। ठीक, वेलोसिटी की भी यही सारी यूनिट्स हैं, ये वाली एसआई सिस्टम में, ये वाली, और ये तीसरी। ठीक, समझ गए, तो इतनी बात हो गई आपकी। ठीक है, टाइम कितना बचा हुआ है, चलो अब देखो जरा यहाँ पर आ जाओ वापस, अब आप एनसीईआरटी आ जाओ फटाफट पहले। ठीक, एनसीईआरटी में वापस इस टीवी पे चलते हैं, और इस टीवी में देखिए एक इंफॉर्मेशन दे के रखा हुआ है आपको, ये देखिए, बॉलर ने बॉल फेंकी 140, पहली बॉल गई उसकी, फेंकी उसने, उसकी स्पीड कितनी है, 140 किलोमीटर पर आवर, 140 किलोमीटर पर आवर है इसकी स्पीड, मतलब रेट ऑफ मोशन बॉल का कैसा है, 140 किलोमीटर पर आवर, मतलब पर आवर का मतलब 1 घंटे में, पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड में, पर मिनट का मतलब 1 मिनट में। ठीक, तो इसका मतलब ये जो बॉल है, ठीक, ये बॉल 1 घंटे में कितना दूर जा रही है, 140 किलोमीटर, मतलब ये बॉल का मोशन इस, अब जा रही हो चाहे ना, ऐसा थोड़ा कि बॉल 1 घंटे तक चलती रहती है, ऐसा तो नहीं है भाई, बॉल तो तुरंत वहां पहुंच जाती है, लेकिन इसकी स्पीड कैसी है कि अगर इस बॉल को चलने दिया जाए तो ये 1 घंटे में कितना दूर, और इस बॉल को अगर चलने दिया जाए, ये बॉल को अगर कोई ना रोके, इसके सामने कोई ना आए, कोई एयर रेजिस्टेंस ना आए, कुछ ना आए, ये बॉल अगर लगातार चलती जाए तो 1 घंटे में कितना दूर चली जाएगी, 140 किलोमीटर, ये इसका मतलब है। दूसरी बॉल उसने फेंकी, ओवर की दूसरी बॉल 143 किलोमीटर पर आवर, मतलब दूसरी बॉल का रेट ऑफ मोशन और ज्यादा है, और ज्यादा फोर्स लगा के फेंका उसने। ठीक, यानी कि अब 1 घंटे में वो, अगर उस बॉल को हम चलने दें तो 1 घंटे में 143 किलोमीटर की डिस्टेंस चल जाएगी वो, इस तरीके की उसकी स्पीड है। यानी कि सेकंड केस में स्पीड बढ़ गई, फिर बॉलर की एनर्जी थोड़ा थक गया होगा, तो जब थक गया तो उसने फेंका 130, थर्ड बॉल फेंकी 135 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि ये बॉल का रेट ऑफ मोशन इस तरीके से कि इस बॉल को अगर चलने दोगे ना तो 1 घंटे में 135 किलोमीटर चली जाएगी। अब रेट ऑफ मोशन थोड़ा स्लो हो गया है ना, 143 से घट के 135 हो गया। उसके बाद फिर से उसने जोश लगाया, अब इस बार फेंका 145 किलोमीटर पर आवर से, अब बहुत तेज स्पीड से फेंका है, देख लीजिए। ठीक, फिर उसने स्लोअर डाला 132 किलोमीटर, फिर उसने एकदम स्लोएस्ट डाला 130 किलोमीटर पर आवर, समझ गए। तो ये बॉलर की स्पीड लिखी हुई है, बॉलिंग की, हर एक बॉल की। ठीक है, फिर यहां पर देखिए एनसीईआरटी में आपको यहां पर कुछ दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये देखिए, ये कार जा रही है रास्ते में, या गाड़ी कोई जा रही है फिगर 8.2 में, और सामने बेटा आपने देखा होगा जब आप कार चलाते हो, मतलब आपके पापा कार जब चलाते होंगे या बाइक जब आप चलाते हो, ठीक, तो आप रोड पे जब चलते हो तो देखा करो बेटा, वहां स्पीड लिमिट लगी रहती है, स्पीड लिमिट वहां लिखी रहती है। ठीक, कह रहे हैं कार के लिए 50 किलोमीटर पर आवर है, और जो हैवी व्हीकल्स हैं जिसमें सामान लोड होता है पीछे, ये हैवी व्हीकल्स का सिंबल है, ये वाला नीचे वाला, 40 किलोमीटर पर आवर है, मतलब गवर्नमेंट ने लिख के रखा हुआ है कि जो कार वाले हैं वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला सकते हैं, और जो हैवी लोडेड व्हीकल है वो 40 किलोमीटर पर आवर से ही चलाएंगे। देखो, हैवी लोडेड व्हीकल को क्या दिया उसने, 40 किलोमीटर पर आवर अलाउ कर रहा है, कार को कह रहा है ठीक है तेज चला लो, क्योंकि कार में उतना लोड नहीं होता है ना, इंसान ही तो बैठे होते हैं बेचारे हल्के फुल्के। ठीक, तो कार कंट्रोल हो जाएगी ब्रेक लगा के, लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर खतरा है, इसका रेट ऑफ मोशन बहुत ज्यादा है भाई, इसके ऊपर लोड है, सामान लोडेड है इसमें इतना भारी भारी, सोचो। अभी आप आगे चल के पढ़ोगे न्यूटन के मोशन के लॉ आप पढ़ो, कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो वो चलता ही रहना चाहता है,
जब तक उसको कोई ना रोके, यानी कि अपना अपना इनर्शिया ऑफ मोशन मेंटेन करना चाहता है। ये सब आप आगे चल के पढ़ोगे। तो मोटी मोटी बात ये है कि जो भारी गाड़ी है उसको अगर कहीं तेज चला दिया तुमने, तो ब्रेक लगाओगे तो रुकना ही नहीं चाहेगी, वो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो भारी गाड़ी की स्पीड कम रखी इन्होंने, है ना, और जो हल्की फुल्की गाड़ियां उनको अलाउ कर रहे हैं, भैया तुम 50 किलोमीटर पर आवर चला लो, लेकिन 100 किसी को अलाउ नहीं किया इन्होंने यहाँ पर, देखिए। ठीक है, स्पीड लिमिट कर दी है इन्होंने यहाँ पर। ठीक, समझ गए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, है ना, इसलिए। उसके बाद हाँ, तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा आपकी किताब में। ये देखो बेटा, ये आपकी बुक में कह रहा है कि लुक एट द situations given in figure 8.2a. If the bowling speed is 143 km per hour in the figure 8.2, what does it mean? What do you understand from the signboard in the figure 8.2b? मैंने दोनों के बारे में आपको बता दिया। 143 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि बॉल को अगर हम चलते रहने दे तो वो 1 घंटे में 143 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 143 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ये इसका मतलब है। साइन बोर्ड पे क्या लिखा था वो भी मैंने आपको समझाया कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट में टेक डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ टाइम टू कवर अ गिवन डिस्टेंस, सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम ऑफ मूव स्लोली। ओके, तो अब यहां पर देखिए, द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन मूव बी डिफरेंट, ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट। ओके, मेरे ख्याल से शायद टाइम हो गया, दूसरी क्लास भी है ना, तो हम एक काम करते हैं। ठीक, हम एक काम करते हैं बेटा, ये वाले पैराग्राफ से हम आपको कल समझाएंगे। ठीक है, जाइए।